बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और क्योंकि समय काफ़ी हो चला है, बिना किसी भूमिका के, और उनको ज़रूरत नहीं है भूमिका की, वो उनका परिचय, उनकी कविताएं हैं, वो खुद अपने आप में एक परिचय है। और उन्हीं की 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर। आदरणीय राजा जी। सम्मानीय मंचासीन मेरे कवि मित्रों और सामने बैठे हुए सभी श्रोताओं, जब मेरी कविता इन्होंने ही सुना दी तो मैं क्या सुनाऊं? भाई देखिए, एक बात है कि मैं इनकी कविता सुना रहा हूँ, मेरे मुंह पे ही सुना रहे हैं, पीछे तो न जाने क्या क्या सुनाते होंगे। मैं तभी तो कह रहा था कि पूरे देश में मेरी कविताएं दूसरे कवि सुना रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्रोता मुझे कहीं नहीं मिले, सिर्फ एक हिसार के पशु सम्मेलन में मिले थे। हम तो पशुओं के मेले में भी जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि यार 3 बजने जा रहे हैं, आप उठते क्यों नहीं? क्योंकि अब ये बालों को देख करके कह दिया कि ये सबसे बाद में पढ़ेंगे। कोई सजा है इस बात की कि ये बाद में पढ़ेंगे? तो तब एक वो बोला कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारे तो पशु बाहर बंधे हुए हैं, जब तक वो नहीं बिक जाएंगे हम तो कवि सम्मेलन ही सुनते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति हो जाती है। अभी भाई हमारे आदरणीय जी ने आपको विवेकानंद जी के बारे में बताया, मैं भी उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि अगर हम अपने इन संस्कारों को इस तरह बनाए रखेंगे तो निसंदेह एक दिन हम उस लाइन पे आ जाएंगे जहाँ पर हमें आना चाहिए। अब स्थिति बनती है कि इन्होंने कहा है कि आप हास्य पढ़ेंगे, व्यंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं कुछ नहीं जानता। हर कवि ने आकर के कहा तालियां बजाइए। अरे कवि कविता कर रहे हो कि तालियां बजवा रहे हो? भाई साहब सुनिए जरा, बेटे मेरे लाल सुन ले, 2 मिनट सुन ले। जो तुझे पीने की चीज है तो पी ले, और खाने की चीज है तो वहां देखे कि जाके खा ले। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई तालियां क्यों बजवा रहे हो इनसे? ये बेचारे घर से तो आ रहे, थके आए हैं, चलो कवि सम्मेलन सुनेंगे। यहाँ जो भी कवि आता कहता कि तालियां बजाइए। अगर तालियां बजवानी थी तो उनको बनाते जो तालियां बजाया करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इन कवियों से कहता हूं और आपसे कहता हूं कि मैंने तो ईश्वर तक से साली की भीख नहीं मांगी। मैंने तो ईश्वर तक से साली की भीख नहीं मांगी। चांदी की या सोने की थाली की भीख नहीं मांगी। और कविता वो है जो जाकर श्रोता के दिल पर छा जाए, इसीलिए श्रोताओं से ताली की भीख। लेकिन फिर भी आप बजा रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो आपको बहुत बचा रहा हूं। ये बैठे हुए हैं यहाँ पर भाई हमारे, अभी जो कविता पढ़ा के गए ना कि दिल्ली में जाकर क्या लोगी, इनके पीछे बहुत बड़ी घटना है, आपको पता नहीं है। इस देश में एक ही चीज है और वो है शादी। सबकी हो जाती है, इनकी भी हो गई। जब इनकी शादी हो सकती है तो दिल्ली में कोई भी कुआरा नहीं रह सकता। क्योंकि मैं इनसे बड़ा भाई मानते हैं मुझे। मैं इनकी शादी में गया था। जब शादी में गया तो उसके बाद में चलो बात आई कि योगी बहुत दिनों तक ये नहीं मिले। एक बार एक कवि सम्मेलन में मिल के बहुत दिनों के बाद मैंने पूछा, यार शादी के बाद तुमने कोई बात ही नहीं बताई, कैसा हालचाल चल रहा है? बोले भाई साहब कुछ मजबूत तो बहुत ही अजीब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो दोस्तों आप सब पढ़े लिखे हैं, हिंदी में 3 शब्द होते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान और एक होता है अल्प ज्ञान। ज्ञान बहुत अच्छा, और जो अल्प ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अज्ञान को भी हम माफ कर देते हैं। तब इन्होंने अपनी शादी की बात बताई, उसको आप इनको देखिए और मेरी बात सुनिए। एक बाप ने अपनी बेटी से न जाने किस जन्म का बदला लिया, उस बेचारी सुकुमारी कन्या का विवाह कवि के साथ कर दिया।
एक बाप ने अपनी बेटी से न जाने किस जन्म का बदला लिया, उस बेचारी सुकुमारी कन्या का विवाह एक कवि के साथ कर दिया। यूं तो कवि होनहार था, मगर बेचारा गीतकार था। प्रथम मिलन में जब कवि ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो उसके रूप को, सौंदर्य को अपनी कल्पना की उड़ान से भी बहुत ऊंचा पाया। वो उसके रूप के मुंह में बहने लगा, अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम तो मेरी अर्चना हो, तुम तो मेरी पूजा हो, तुम तो मेरी आराधना हो, तुम तो मेरी उपासना हो, तुम तो सरिता का निर्मल पानी हो, तुम तो मेरे सपनों की रानी हो। इतना सुनते ही बेचारी दुल्हन, जो अनपढ़ और गंवार थी मगर थोड़ी थोड़ी समझदार थी, उसने सोचा कि मेरा पति कितना अच्छा है, अपने मन की कोई बात नहीं छुपा रहा है, एक एक करके सबके नाम गिना रहा है। मैं अगर इससे अपने मन की बात छुपाऊंगी तो विश्वासघातनी कहलाऊंगी। मैं अगर इससे अपने मन की बात छुपाऊंगी तो विश्वासघातनी कहलाऊंगी। वो भी यथार्थ के सागर में बहने लगी, अपने पति से कहने लगी, तुम तो मेरे राम सिंह हो, तुम तो मेरे मान सिंह हो, तुम तो मोहल्ले के चौकीदार हो, तुम तो दूध वाले सरदार हो, तुम अब भी कितने तरोताजा हो, तुम तो मेरे जय कवि राजा हो। इतना सुनते ही कवि ने सोचा, अरे उसकी पत्नी कितने अच्छे तुकांत मिला रही है, कविता के क्षेत्र में मुझसे भी आगे जा रही है। तो बोला, देवी जी मुझे पता नहीं था कि तुम भी कविता करती हो, मैं तो तुम्हें बड़े बड़े मंचों पर ले जाऊंगा, पूरा देश घुमाऊंगा। इतना सुनते ही बोली, अजी भला मेरा कविता से क्या लेना देना, मैं तो अपना पति धर्म निभा रही हूँ। तुमने अपने उनकियों के नाम गिनाए थे, मैं अपने उनको के। हो जाती है कि भाई देखिए, मेरा बहुत ही छोटा लाडला प्यारा बच्चा भी है कवि, आजकल भारतीय स्तर के कवियों में इसका नाम। एक बार एक मंच पर संचालन कर रहे थे, तो संचालन करते करते इन्हें कुछ मस्करी सूझी। बोले, अच्छा तो मैं अब ऐसे कवि को बुला रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुन लो, हम तो अगली साल भी सुना देंगे। नहीं पहुंची बात, हम तो अगली साल भी सुना देंगे। मैं समझ गया मन की बेटा ये बात है, इसने हमें सोचा कि सफेद बाल है, क्या भरोसा अगली साल पकड़े ना पकड़े। हम तो अगली साल भी सुना देंगे। तब मैंने इससे कहा था कि बेटे सुन ले, हमारे सफेद बालों को देखकर ये कह रहा है, ना भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे। भाई न भूलो, जो भी मेरे बुजुर्ग साथी बैठे हो मेरा समर्थन अवश्य कर देंगे इस बात पर, न भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे, किसी मन भावनी के हाथ के कंगन रहे होंगे। न भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे, किसी मन भावनी के हाथ के कंगन रहे होंगे। जब मैं जवानी की कविता पढ़ता हूं तो ये माइक भी बुढ़ा हो जाता है। ठीक है बेटे, पढ़ूं? अच्छा, मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था, तो मैंने तभी कहा था कि कौन कहता है कि 60 साल से बड़े लोग स्मार्ट नहीं होते। अरे ये तो वो बजाज के स्कूटर हैं जो एक तरफ झुकाए बिना स्टार्ट नहीं होते। तो हमने कहा कि सुन बेटे, ना भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे, किसी मन भावनी के हाथ के कंगन रहे होंगे, और तुम्हारी उम्र है अब, जो रुचे हमको यहाँ कह लो, मगर हम भी किसी के भाग के चंदन रहे। क्या बात है बेटे, जो हम लोगों ने किया उसे तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे प्यार के किस्से बहारों पर लिखे होंगे, हमारे प्यार के किस्से बहारों पर लिखे होंगे, जमीन पर आसमानों
पर सितारों पर लिखे होंगे। और जहां हमने बिताई थी कभी वो प्यार की रातें, नदी ही क्या समंदर के किनारों पर लिखे होंगे। तो एक दिन ये मुझसे कहने लगी कि भाई साहब आपकी उम्र क्या है? आज तो नाना का प्यार फूट रहा है। जहाँ अपने बच्चे इतने समृद्ध हो जाते हैं वहाँ बुजुर्गों को अपने माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। तब मैं कहता हूँ, एक दिन यही पूछने लगे मुझसे कि दादा आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा कि बेटे मैंने तुझे एक बार पहले भी बताया था कि कभी भी कवि और औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए।